बीबीसी दुनिया में आज देखिए, ट्रंप टैरिफ के खिलाफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया ट्रंप का फैसला। पिछले साल ही ट्रंप ने भारत समेत कई देशों पर लगाया था टैरिफ। जानेंगे ट्रंप के पास क्या है विकल्प और दुनिया पर क्या पड़ेगा इसका असर। ट्रंप ने ईरान को दी 10 दिनों की मोहलत। बोले डील नहीं हुई तो अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहे ईरान। बताएंगे क्या है ईरान का रुख। गजा को फिर से बसाने के लिए ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस ने किया अरबों डॉलर देने का वादा। नया अंतरिम नेता चुनने के लिए हमास ने कराई वोटिंग। क्या करवट लेगा गजा का भविष्य। किंग चार्ल्स के भाई एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर को सार्वजनिक पद के दुरुपयोग के संदेह में गिरफ्तारी के बाद किया गया रिहा। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन ग्लोबल टैरिफ के खिलाफ फैसला सुनाया है जो पिछले साल लागू किए गए थे। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल ही दूसरे देशों से अमेरिका में आने वाले सामान पर टैक्स लगाने का ऐलान किया था। उनका कहना था कि इससे अमेरिकी फैक्ट्रियों को फायदा होगा। इसके लिए ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी संसद से मंजूरी नहीं ली थी, बल्कि 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का इस्तेमाल किया था। और अपने फैसले में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने अपनी सीमा से बाहर जाकर अधिकारों का इस्तेमाल किया और नेशनल इमरजेंसी के लिए बने कानून का सहारा लिया। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने की इजाजत नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ फैसला दिया है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर मनन द्विवेदी। मनन जी, सबसे पहले क्या इसे ट्रंप के लिए बड़ा झटका माना जाए? ये कहना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके की अपनी विदेश नीति और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी उन्होंने आगे बढ़ाई थी, ये उनके लिए एक तरीके की लीगल हार तो है ही, साथ में जो वैश्विक इन्फ्लुएंस और जो डोमेस्टिक लेजिटिमेसी डोनाल्ड ट्रंप को मागा के थ्रू और अमेरिका फर्स्ट के क्लैरियन कॉल के थ्रू जो मिली हुई थी, उसको भी एक तरीके का झटका लगेगा। पर इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस बात को पिछले 1 वर्ष से अपने दूसरे ट्रंप 2.0 में दोहरा रहे हैं कि अमेरिका को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, वैश्विक संस्थानों से विड्रॉ करने की नीति ये अमेरिका की रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो नाफ्टा के चलते कनाडा और मैक्सिको के साथ जो इकोनॉमिक रिलेशंस अमेरिका के रहे हैं वो भी खराब हो गए। और उससे भी बड़ी बात, जिस तरीके से नेटो के जो चीफ हैं मार्क रट्टे और उसके अलावा यूरोपियन यूनियन की जो हेड है वैन डेयन, उन्होंने उनके साथ भी एक तरीके का ट्रांस अटलांटिक डिवाइड हो गया है। तो मुझे लगता है कि वैश्विक राजनीति और डोमेस्टिक हलकों में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को काफी घाटा उठाना पड़ सकता है। पर देखने वाली बात यह है, ये यहां पर मैं बिल्कुल अलग बात कर रहा हूं जी, कि अमेरिका के नागरिक जरूर खुश होंगे कि 175 बिलियन डॉलर्स का जो आंकड़ा है रेवेन्यू के चलते, IEEPA के चलते, वो अमेरिका को मिल गया लगता है। बिल्कुल मनन जी, क्योंकि कई जगह केस भी इस पर किया गया था। छोटे छोटे कारोबारियों ने अमेरिका के केस किया था। अमेरिकन स्टॉक मार्केट ने अच्छा रिस्पांस दिया है। दुनिया के भर के बाजारों पर फिर इसका क्या असर होगा? जी, मुझे लगता है कि जो वैश्विक बाजार हैं वो इसको बहुत पॉजिटिवली लेंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो हम ये पाएंगे कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो इकोनॉमिक वर्ल्ड व्यू था, जो वैश्विक व्यवस्था थी इकोनॉमी की, उसके लिए गैट का जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का स्टार्ट हुआ, उसको लाया गया। और उसके अलावा आपको कह सकते हैं हम इसको वॉशिंगटन कंसेंसस थी। और जिस लिबरल डेमोक्रेसी की बात अमेरिका करता रहा है उसपे कहीं ना कहीं कुठाराघात किया है इन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। क्योंकि हम देखेंगे कि लिबरल डेमोक्रेसी और लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म के चलते अमेरिका ने मार्शल प्लान लाया, अमेरिका लाया ट्रूमैन प्लान, और वर्ल्ड वॉर 2 में तो एक तरीके की फिलेंथ्रोपी, जिसको हम कह सकते हैं एक तरीके का फाइनेंशियल दया भाव उन्होंने विश्व के लिए दिखाया। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें बिल्कुल विरुद्ध हैं
जो ट्रंप ने की है। बिल्कुल पर मनन ट्रंप जी, का ऐसे में भारत ये में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि भारत पर भी टैरिफ लगा हुआ है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, और ये बहुत ही इकोनॉमिक लॉजिक के साथ देखा जाए तो जो जिस तरीके की इंटरिम एग्रीमेंट ट्रेड डील के बीच भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है, उससे तो भारत के लोगों ने, हमारे इकोनॉमिस्ट ने और हमारे थिंक टैंक्स ने ये कहना शुरू कर दिया है कि एक तरीके से ये बहुत ही फायदेमंद सौदा है भारत के लिए। और भारत अमेरिका के जो राजनीतिक, डिप्लोमेटिक और साथ में जो सामरिक रिश्ते हैं, इकोनॉमिक रिश्तों की तो बात हम कर ही रहे हैं, वो बहुत इंप्रूव करेंगे। और सबसे बड़ी दुखद घटना ये हो रही थी कि ट्रंप ने जब 50% टैरिफ भारत पे लादा, तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये जो ट्रेड डील जो होने वाली थी, ये कहीं ना कहीं हार नहीं खा जाए और भारत और अमेरिका एक तरीके से ट्रेड डील को शायद साइन नहीं कर पाए। मनन जी, अभी ऐसे में एक और से सवाल है कि कहा जा रहा है, अभी जो जानकारी आ रही है कि तमाम टैरिफ शायद नहीं हटेंगे। ऐसे में ये सवाल है कि कितने टैरिफ हटेंगे और भारत को कितना फायदा नुकसान होगा। लेकिन एक सवाल जो ट्रंप की पॉलिटिक्स होती रही है उसको देखकर उठ रहा है कि क्या अब ट्रंप के पास अभी भी विकल्प है? क्या वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लेंगे आसानी से? देखिए, अगर हम अमेरिकी संविधान को देखें तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि जो टैरिफ लगाने की जो शक्ति है वो कांग्रेस के पास है और वो एग्जीक्यूटिव के पास नहीं है। मतलब वहां के प्रेसिडेंट के पास नहीं है, ट्रंप के पास नहीं है। पर एक तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना निर्णय दिया है, उन्होंने क्लियरली बोला, जैसे आप भी पहले बता चुकी हैं, IEEPA जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट जो 1977 में लाया गया, उसके चलते एक तरीके से एग्जीक्यूटिव ने इसका उल्लंघन किया है। पर हम देखेंगे कि कुछ ऐसी नेशनल इमरजेंसीज होती हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस एक राष्ट्र की जर्नी में आती हैं, जिसके चलते प्रेसिडेंट को वहां पर सारे अपने पावर्स ले लेने पड़ते हैं। जबकि जो वॉर पावर्स एक्ट है, वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो हम पाएंगे वो भी अलाउ नहीं करता प्रेसिडेंट बुश को कि वो अटैक करते या अमेरिकन मिलिट्री को लाते। और उससे पहले अगर हम इतिहास में जाएं तो वहां पर सेडिशन और लाइबल एक्ट का प्रावधान है 1790 से, जिसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि अगर राष्ट्र किसी पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक या इकोनॉमिक इमरजेंसी में आता है, तब ये सारे विध्वंसक कानून लोगों पे और अमेरिका के पार्टनर्स पर भी लगाए जा सकते हैं। हाँ। तो मुझे लगता है ये एक तरीके से इलीगल तो है, पर इसका प्रेसिडेंट भी, मतलब इसके उदाहरण पहले हैं। तो मनन, इसमें एक और सवाल अभी और उठ रहा है। एक सवाल उठ रहा है कि कई जो प्रेशर ग्रुप हैं वो जो कलेक्ट किया हुआ टैरिफ है उसके रिफंड की मांग कर रहे हैं। तो क्या ऐसा होता हुआ देख रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ऐसा होता हुआ नहीं मुझे दिख रहा, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो डेटा हमारे सामने, विशेषज्ञों के सामने, IR के स्टूडेंट्स के सामने आ रहा है, तो उसके चलते हम देख सकते हैं कि $175 बिलियन का करीब है। पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, और उसको अगर इंटरप्रेट किया जाए वहां के जॉन रॉबर्ट्स के जो चीफ जस्टिस हैं उनके जजमेंट को, तो अमेरिका को आइडियल स्थिति में ये जो किटी ऑफ मनी है, ये जो $175 बिलियन है, ये इन सभी राष्ट्रों को, छोटे कारोबारों को और वापस करना पड़ेगा। और अगर हम पहले भी देखें तो हम कहेंगे, तो हम ये पाएंगे कि अगस्त 29 में भी ऐसी बात सर्किट कोर्ट ऑफ कोलंबिया में इनडायरेक्टली की गई थी। और जो 12 डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं अमेरिका में, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस बात को अपने आर्ग्यूमेंट में रखा था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अभी फिलहाल इसका असर क्या होगा ये देखना बाकी है। चीजें सस्ती होंगी या फिर ग्लोबल मार्केट स्टेबल होगा, इसका असर अभी देखना होगा। और इधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को 10 दिन की मोहलत दे दी है और अब ईरान की तरफ से बड़ा बयान आया है। ईरान की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेश से कहा है कि अगर ईरान पर सैन्य कार्रवाई होती है तो जिन इलाकों का इस्तेमाल इस कार्रवाई के लिए किया गया है वो ईरान के टारगेट्स बनेंगे। UN में ईरान के राजदूत ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का घोर उल्लंघन है और इससे क्षेत्र में नया संकट और अस्थिरता का चक्र शुरू हो सकता है। ईरान ने कहा कि वो जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर उस पर हमला हुआ तो बराबरी का जवाब देगा। और कल ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की पहली मीटिंग हुई थी, जिसमें ट्रंप ने कुछ ये कहा था।
तो अब शायद हमें इसे और आगे बढ़ाना होगा या शायद नहीं। शायद हमारे बीच डील हो जाए। आपको शायद अगले 10 दिनों में ये पता चल जाएगा। और हमने फिर अमेरिकी राष्ट्रपति से पूछा तो उन्होंने कहा कि इसकी डेडलाइन 10 से 15 दिनों की होगी। बीबीसी संवाददाता मिशेल फ्लरी के मुताबिक इस मामले पर अनिश्चितता रही तो दुनिया की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ेगा। मध्य पूर्व में अमेरिका अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से ही क्षेत्र में मौजूद है और दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर द यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड वहां पहुंच रहा है। और ये सब एनर्जी मार्केट्स के लिए ठीक नहीं है। सैन्य कार्रवाई शायद नजदीक ही है और इस डर से तेल के दाम बढ़ गए हैं। निवेशक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को काफी करीब से देख रहे हैं। वो ग्लोबल ऑयल सप्लाईज के लिए काफी जरूरी इलाका है। इस हफ्ते ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने वहां सैन्य अभ्यास किया, जिससे कच्चे तेल की शिपमेंट्स में संभावित देरी होने की चिंता जताई जा रही है। इस छोटे से पानी के रास्ते से वैश्विक तेल का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है और मेरा मानना है कि इससे वैश्विक कीमतों पर तुरंत असर पड़ेगा। और बोर्ड ऑफ पीस के जरिए युद्ध से तबाह हुए गजा को फिर से बसाने की कोशिश भी हो रही है। अमेरिका गजा को $10 अरब देने को तैयार है। वॉशिंगटन में गजा के लिए बने बोर्ड ऑफ पीस की पहली मीटिंग में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये जानकारी दी। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक बोर्ड ऑफ पीस की बैठक में भारत ऑब्जर्वर के तौर पर भी शामिल हुआ है। गजा पीस बोर्ड के जो सदस्य देश हैं उनमें सऊदी अरब, कतर और यूएई भी ने गजा के लिए $7 अरब देने का वादा किया है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि गजा को फिर से ठीक करने के लिए $70 बिलियन की जरूरत होगी। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका से सहमति जताते हुए कहा है कि जब तक गजा से सेना नहीं हट जाती वहां पुनर्निर्माण नहीं हो सकता। और राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमास हथियार छोड़ने को तैयार है। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो हथियार छोड़ देंगे। मुझे भी लगता है वो ऐसा करेंगे, लेकिन हमें देखना पड़ेगा। हालांकि अब ये जगह आतंक और कट्टरपंथ का गढ़ नहीं रहा। मुझे खुशी हो रही है ये बताते हुए कि कजाकिस्तान, अजरबैजान, यूएई, मोरक्को, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, उज्बेकिस्तान और कुवैत ने गजा के लिए राहत पैकेज में $7 बिलियन की सहायता दी है। Contributed more than $7 billion. हालांकि यूके, फ्रांस, जर्मनी समेत अमेरिकी सरकार के बड़े पश्चिमी सहयोगियों ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने से इनकार कर दिया है। उन्हें डर है कि कहीं गजा में युद्ध खत्म करने के लिए बना ये बोर्ड ऑफ पीस यूएन की जगह ना ले ले। लेकिन यूएन का कहना है कि वो बोर्ड ऑफ पीस के लिए काम करता रहेगा। और एक तरफ गजा को फिर से बसाने की कोशिश हो रही है और उसी गजा में हमास अपने नए अंतरिम नेता को चुनने के लिए चुनाव करा रहा है। एक अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि गजा कब्जे वाले वेस्ट बैंक और दूसरी जगहों पर मौजूद हमास के सदस्यों ने वोटिंग की। अब चुनाव के नतीजों से पता चलेगा कि हमास के लिए आगे की राह क्या होगी। अधिकारियों के मुताबिक ये रेस मुख्य तौर पर गजा में हमास का नेतृत्व कर रहे खलील अल हयान और गजा के बाहर हमास के प्रमुख खालिद मिशाल के बीच है। वो हमास के अनुभवी नेताओं में से एक हैं और पहले करीब 2 दशकों तक हमास के ओवरऑल लीडर के तौर पर काम कर चुके हैं। गजा में अक्टूबर में अमेरिका के समर्थन वाला जो सीज फायर समझौता हुआ, उसके तहत भविष्य में इस इलाके के शासन में हमास की कोई भूमिका नहीं होगी और आखिर में यह जिम्मेदारी फलस्तीनी प्रशासन को सौंप दी जाएगी। लेकिन पहले प्रशासन में कुछ जरूरी बदलाव किए जाएंगे। फलस्तीनी प्रशासन फिलहाल वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों को संभालता है। और एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर के रॉयल लॉज की तलाश जासूस जारी रखेंगे, जहां वो पहले रहा करते थे। उन्हें बीती रात जांच के बाद रिहा कर दिया है। पूर्व प्रिंस को सार्वजनिक पद के दुरुपयोग के संदेह के मामले में हिरासत में लिया गया था और वो करीब 400 साल में ब्रिटिश रॉयल परिवार के पहले सीनियर मेंबर हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया। अधिकारी एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर के ब्रिटेन के ट्रेड ऑनवॉय रहते हुए जेफरी एप्स्टीन को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट शेयर करने के आरोपों की जांच कर रहे हैं, लेकिन वो पहले ही एप्स्टीन से जुड़े मामले में किसी भी तरह के गलत काम से इनकार कर चुके हैं। देखिए बीबीसी संवाददाता नोमिया इकबाल की रिपोर्ट। कार की पीछे वाली सीट में बैठे एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर हैरान और उदास दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर जिसमें वो हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं पूर्व राजकुमार के पतन में एक चौंकाने वाले पल को दिखाती है। ये वो पल है जब उन्हें सार्वजनिक पद के दुरुपयोग के संदेह में गिरफ्तार किए जाने के 11 घंटे से ज्यादा वक्त के बाद छोड़ा गया। टेम्स वैली पुलिस ने बयान जारी कर कहा, इन्वेस्टिगेशन के बाद गिरफ्तार किए गए शख्स को रिहा कर दिया गया है।
हम पुष्टि करते हैं कि नॉरफॉक में हमारी तलाशी अभियान पूरा हो गया है। ये समझा जा रहा है कि बर्कशायर में पुलिस का तलाशी अभियान अभी भी जारी है। माउंटबैटन विंडसर की एप्स्टीन फाइल से जुड़े उन आरोपों के सिलसिले में पूछताछ की गई जिनमें कहा गया कि उन्होंने 2001 से 2011 के बीच ब्रिटेन के ट्रेड एनवॉय रहते हुए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स शेयर किए थे। जिनसे शेयर किए गए उनमें पीडोफाइल जेफरी एप्स्टीन भी शामिल था। किंग ने शाही कामकाज जारी रखा और लंदन फैशन वीक का उद्घाटन किया। What's your reactions to your brother's arrest, sir? उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में किंग ने बयान जारी किया। एक राजा के रूप में ये साफ संदेश था। उन्होंने कहा, मुझे एंड्रयू माउंटबैटन विंडसर के बारे में खबर सुनकर काफी चिंता हुई। मैं साफ कहना चाहता हूँ कि कानून अपना काम करेगा। अभी ये प्रक्रिया और चलेगी। ऐसे में मेरा इस मामले में कुछ भी कहना सही नहीं होगा। पूर्व प्रिंस पर 2000 के दशक की शुरुआत में टीनेजर रही वर्जीनिया जेफरी के साथ यौन संबंध बनाने के अलग आरोप लगे थे, जिनसे उन्होंने इनकार किया। पिछले साल उन्होंने खुद अपनी जान ले ली। हालांकि उनकी गिरफ्तारी इस मामले की वजह से नहीं हुई, लेकिन वर्जीनिया के परिवार ने कुछ ये कहा। it does make a difference. मेरा मतलब है इससे फर्क पड़ता है ना? क्योंकि ये अभी भी सर्वाइवर्स की बुनियादी परेशानी है कि वो कोर्ट नहीं जा पा रही हैं और इस पर कोई न्यायिक और कानूनी कार्रवाई नहीं हो पा रही। हालांकि फिर भी हम मानते हैं कि ये बड़ी तस्वीर का बस एक छोटा सा हिस्सा है। Is the breadcrumb to the larger dinner. 66 साल के पूर्व प्रिंस लगातार एप्स्टीन से जुड़े मामले में गलत काम से इनकार करते रहे हैं। अमेरिकी सांसदों के लिए ये गिरफ्तारी एक अहम पल है, क्योंकि वे एप्स्टीन मामले की जांच कर रहे हैं और जवाबदेही तय की जाने की मांग उठ रही है। ये लोग एंड्रयू को बार बार कांग्रेस कमेटी के सामने सबूत देने के लिए कह रहे हैं, लेकिन कानूनी तौर पर वो ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। मुझे लगता है ये शर्म की बात है। मुझे लगता है ये बहुत दुखद है और रॉयल फैमिली के लिए बहुत बुरा है। मेरे लिए ये बहुत ही दुखद बात है। ब्रिटेन के शाही परिवार को विवादों को हैंडल करने का अच्छा अनुभव है और जहां एंड्रयू के खिलाफ अभी कोई आरोप तय नहीं किए गए हैं, वहां रॉयल फैमिली पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या उन्हें ब्रितानी राजगद्दी की कतार में अपने 8वें स्थान पर रहना चाहिए, लेकिन वो किसी भी रॉयल पोजीशन में रहें, इससे उनको कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। बीबीसी संवाददाता नोमिया इकबाल की रिपोर्ट। और हांगकांग में शुरू हो गया है लूनर न्यू ईयर। इस साल को ईयर ऑफ हॉर्स कहा जा रहा है और इस मौके पर हो रही है हॉर्स रेस भी। हॉर्स रेस हांगकांग के स्पोर्टिंग कल्चर का पार्ट रहा है। लूनर न्यू ईयर भी वहां बड़े धूमधाम से मनाया गया है। और बीबीसी दुनिया में आज इतना ही। आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। एक्स पे मेरा हैंडल है @BBC सारिका। आपसे फिर मुलाकात होगी अब सोमवार को रात 10 बजे बीबीसी हिंदी के YouTube चैनल और Facebook पेज पर लाइव। Thank you.